कोई नहीं कहता है कि साहब ये उस परंपरा के प्रतीक हैं जिन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया था 300-400 साल पहले कि जो जितना बड़ा चेक काटेगा उतनी बड़ी स्वर्ग नसीब की जरूरत। जहाँ पर थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन की हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ है सनातन धर्म। इतिहास के 4 झूठ हैं। हमारा तो धर्म ग्रंथ का जो कैलकुलेशन है, भारतीय पंचांग, वो एकदम नासा के कैलकुलेशन पे सही आता है। जो महिला साड़ी पहनने वाली है वो मॉडर्न नहीं हो सकता। जब नाम काल्पनिक सरस्वती, जो साइंस डेवलप हुई है, त्यों भारतीय युवाओं को इससे क्या सीखना चाहिए कि किस तरह से वो चरित्र निर्माण करें। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज क्या है? 100 में 99 नहीं, 1000 में 999 बच्चों को नहीं पता होगा। आज दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी से होता है। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह 2 व्यक्तियों के बीच का नहीं होता। जो किताबों की बातें करते हैं, आपने इतना पढ़ा है, किताब के कौन सा पेज है, कौन सा पैरा है, ये तक भी आपको याद है, तो इतनी मेमोरी आपकी शार्प है या आपने किसी एक्चुअली में क्या है कि चांद के अछूते कोने पर साउथ पोल पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बने। गूगल कंपनी के अगर सुंदर पिचाई है तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला है। जनरल डायनेमिक्स का सीईओ कौन है? अभी ये सुनने में आता है कि आरएसएस अपनी पकड़ कमजोर करता जा रहा है। यहाँ पंडित पंचांग में देख के 25 साल बाद किस तारीख को चांद कितने बजे निकलेगा वो बता सकते हैं। उसके बाद भी कहावत क्या प्रचलित है? पोंगा पंडित। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिलकर तुरंत भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। हमें वो जीवन भर किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं। हमारे आज के यूज़ इट के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो भी उन्हीं में से हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे। राज्यसभा मेंबर, बीजेपी के सीनियर स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। सुधांशु जी, आप जिस तरह से अपनी बात को स्पष्टता, सरलता और स्थिरता से रखते हैं, क्या इसकी वजह यह है कि आपने इसकी तैयारी की है, आपने अपने आप को तैयार किया है, या इसका असर आपके नाम की वजह से है? क्योंकि सुधांशु हिंदी में अगर कहें तो चंद्रमा, और संस्कृत में अगर कहें तो अमृत सा प्रकाश। इसका मुख्य कारण ये है जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जी जब पार्टी का पक्ष ही सही हो, जी, तर्क संगत हो, तथ्यपरक हो, तो मानी हुई बात है आपका प्रस्तुतिकरण भी वैसा ही होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान है, जिसमें भारतीय धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व, यदि वो सबसे प्रामाणिक है जी, सबसे वैज्ञानिक है, सबसे तर्क संगत है, तो मानी हुई बात है आपका कथन भी उतना ही प्रामाणिक और तर्कसंगत नजर आएगा। अभी के सिनेरियो की बात करें और जहां हम टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं, जहां पर थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन की हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ है सनातन धर्म, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के साथ ही हम भारत को डेवलप कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अमृत काल है। जब उन्होंने 2022 में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उन्होंने 5 संकल्प कहे थे। एक, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और तीसरा था कि विरासत पे गर्व करना है। चौथा था कर्तव्य करना, और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। 5, ये जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना, उसका एक बहुत बड़ा ये है कि मॉडर्न और सनातन, ये मॉडर्न नहीं हो सकता। ये वेस्ट का कॉलोनियल हैंगओवर है जो हमें समझना होगा। उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के बहुत से रेजिडुअल इफेक्ट हमारे दिमाग में है। जैसे उसमें से एक ये है कि धर्म और विज्ञान में मतभेद है। अरे तुम्हारे यहाँ था, हमारे यहाँ नहीं था। आपके यहाँ जो था वो गैलीलियो को फांसी दी गई थी ये कहने के लिए कि आपके धर्म ग्रंथ में कुछ और लिखा है। हमारा तो धर्म ग्रंथ का जो कैलकुलेशन है, भारतीय पंचांग, जो वैदिक ज्योतिष के आधार के ऊपर होता है, वो एकदम नासा के कैलकुलेशन पे सही आता है। उसी प्रकार से मॉडर्न अगर आप हैं, तो अब जैसे एक स्टीरियोटाइप बन गया है सोसाइटी में कि अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है तो फिर वो मॉडर्न नहीं हो सकता। जो महिला साड़ी पहनने वाली है वो मॉडर्न नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है कि जो जो वर्ड मॉडर्न हो रहा है वो सनातन की मान्यताओं को उत्तरोत्तर स्वीकार कर रहा है। जैसे आज से 60 साल पहले एग्रीकल्चर था, तो उसमें क्या कहा जाता था? अरे मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है केमिकल फर्टिलाइजर, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, और बैकवर्डनेस का प्रतीक है गाय के गोबर की खेती।
आज क्या है, आज मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये रिटार्डेड है एंड डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट है। अब आप आइए, आज से 60 साल पहले मेडिकल में मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक क्या था? मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। और बैकवर्डनेस का प्रतीक क्या थी? जड़ी बूटी। आज हर्बल मेडिसिन मॉडर्न का प्रतीक है, और ये रिटार्डिंग है, ये नेगेटिव है कि अगर आप ज़्यादा केमिकल्स लें। तो उसी प्रकार से जो जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं त्यों तो साइंस। अब एक और बात समझिए, हिंदू धर्म या सनातन धर्म की श्रेष्ठता भी साइंस के डेवलपमेंट के साथ ही प्रूव हो रही है। जैसे हम सब ने अभी प्रयाग का महाकुंभ संपन्न हुआ जी। हम सब ने बचपन में पढ़ा, जो हमारी पीढ़ी है उसने तो पढ़ा ही, उससे पहले वाली ने पढ़ा होगा, उसके जस्ट बाद वाली ने भी पढ़ा होगा कि संगम प्रयागराज इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती, यानी गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। ये हमने पढ़ा। 1990 में नासा की सैटेलाइट फिल्म में सरस्वती नदी का ट्रैक दिख गया। तो साइंस आगे बढ़ी तब जाके दिखा। मगर मजे की बात ये है, अब राम सेतु कब दिखा? जब सैटेलाइट जो है वो की पिक्चर में दिखा। आइए, राम मंदिर की खुदाई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और जाके कोर्ट से स्टे ले आए थे कि खुदाई नहीं होने देंगे। तो जब ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की टेक्निक आई, उससे नीचे का स्ट्रक्चर दिखा, तब वो चीजें उभर के सामने आई। तो जो जो साइंस डेवलप हुई है त्यों त्यों भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता उत्तरोत्तर उभर के सामने आई। अब यहां पे भी देखिए एक स्टीरियोटाइप देखिए। अभी मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त कर रहा हूं, अभी नए पोप की नियुक्ति हुई। आपने कभी किसी मीडिया में किसी प्रकार की बात कही कि साहब ये पोप तो उसी परंपरा के प्रतीक हैं जिसने गैलीलियो को फांसी दी थी इस बात के लिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि साहब ये तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जो सेंटहुड इस आधार पे देता है कि मृत्यु के बाद किसी की आत्मा ने यदि 2 चमत्कार किए हों, और चमत्कार की डेफिनेशन में लिखा है कि इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। कोई नहीं कहता कि साहब ये उस परंपरा के प्रतीक हैं जिन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया था 300-400 साल पहले कि जो जितना बड़ा चेक काटेगा उतनी बड़ी स्वर्ग में सीट रिजर्व होगी ना। वो तो नहीं कहा जाता। उसके बावजूद आपने देखा लाखों लोग वहां श्रद्धा भाव से एकत्र थे और अरबों लोग टीवी पे देख रहे थे। किसी ने प्रश्न नहीं किया। हमारे यहां इसका ठीक उल्टा है। हमारे यहां पृथ्वी और सूर्य स्थिर तो छोड़िए, जिस पंचांग के आधार के ऊपर हमारा कुंभ मनाए जाते हैं चारों स्थानों के, उसमें प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन और प्लैनेटरी मूवमेंट एग्जैक्टली वही है जो आज नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद भी कहावत क्या प्रचलित है? पोंगा पंडित। यानी जो एकदम एब्सोल्यूट साइंटिफिक निकले वो तो पोंगा पंडिताई है, मगर बाकी जगह सब कुछ सही। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। आज की डेट में जब सैटेलाइट्स दिखा सकते हैं कि चांद कब निकला, मगर साहब मौलवी साहब कहेंगे तब माना जाएगा कि चांद निकला, उसके बावजूद उसके लिए कोई कहावत नहीं है। यहां पंडित पंचांग में देख के 25 साल बाद इस तारीख को चांद कितने बजे निकलेगा वो बता सकता, मगर पोंगा पंडिताई है। इसलिए व्हाट इज साइंटिफिक, व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज कल्चरल, इसकी परिभाषा हमें समझने की जरूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना। तो अगर इतिहास की बात करें, आपने कहा इतिहास पर आपने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ चल भी रहा है, बहुत टिप्पणियां भी आपने की, और जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आप इतिहास या धर्मशास्त्र के किसी कालखंड की बात करें कि जो आपको लगता है कि वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही प्रेरित कर सकता है, तो उसे आप किसको आप मानेंगे और क्यों? देखिए, हमारा तो पूरा इतिहास प्रेरणा का है। इतिहास का कोई ऐसा कालखंड नहीं जो हमें प्रेरित ना करता हो, मगर हमें इतिहास पढ़ाया क्या जाता है। देखिए, हमें इतिहास के 4 झूठ हैं जिनके आधार पर कहा जाता तुम्हें इसी के आधार पर इतिहास मानना है। पहला झूठ नंबर 1, सब लोग बाहर से आए। ठीक। सेकंड, जो भी अच्छा था वो बाहर से आया। थर्ड, जो बुरा था वो तुम्हारा था। और फोर्थ, यदि ये साबित हो जाए कि बाहर से आने वाले ने अत्याचार किया तो तुम्ही ने बुलाया था। ये 4 बेसिस हैं। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं, अगर हमारे इतिहास में सब कुछ खराब था तो ये वेस्ट की दी हुई थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम का जीवित रहना। तो अगर हम सर्वाइव करें, एंड वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, इफ वी सर्वाइव इट मींस वी वर द फिटेस्ट। ये तो आपके दिए हुए लॉजिक से कह रहे हैं। तो नाउ इट इज योर ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर
यंगर जनरेशन टू फाइंड आउट दोज फिटेस्ट पॉइंट। और अभी तक जिन जिन चीज़ों के लिए भारत का मजाक उड़ाया गया वो सारी चीज़ें सच साबित हुई हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट भी आगे बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों भी आप देखिए भारत और भारतीयता की जो भी ज्ञान परंपरा की श्रेष्ठता है वो उत्तर उत्तर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैं एक और बात कहूँगा, सब लोग कहते हैं आपसे पुरानी बात हो रही है, मॉडर्न साइंस की बात नहीं हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मॉडर्न साइंटिफिक अचीवमेंट में एकदम लेटेस्ट में भारत का कितना बड़ा योगदान है, इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज क्या है, जिसको नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का नाम हिग्स बोसॉन क्यों पड़ा है? दो साइंटिस्टों के नाम पे, एक इंग्लैंड के मिस्टर पीटर हिग्स और एक बोसॉन वर्ड जो है भारत के सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे। बताइए दुनिया में कोई और दूसरा देश है इसके साइंटिस्ट के नाम पे वर्ल्ड के जिसको ब्रह्मांड का फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया है वो उसके नाम पे हो। अब आइए, सबने रोजर पेनरोस और स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। रोजर पेनरोस और स्टीफन हॉकिंस ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें जिस साइंटिस्ट को कोट किया है, हमारे 100 में 99 नहीं, 1000 में 999 बच्चों को नहीं पता होगा। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अमल कुमार राय चौधरी। वो 55 के दशक के आसपास वो थ्योरी दिए थे। ये तो मतलब एकदम लेटेस्ट साइंस की बात कर रहा हूँ। अब आइए साहब, जीन्स, आजकल जेनेटिक की बात हो रही है। जीन्स का पहला मॉडल किसने बनाया? 66 में वॉटसन क्रिक, और उसके साथ भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। अब ये तो मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं, इसमें कोई हम वो पुरानी वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। एंड सर सीवी रमन गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। तो ये कहा जाता है ही इज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। नो, इट्स नॉट ट्रूथ। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट a Nobel Prize in any branch of fundamental science। और आज अगर आप देख लें बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ तो आज के भारतीय हैं ना। गूगल कंपनी के सीईओ अगर सुंदर पिचाई हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, तो पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई है। अभी वॉर की बात बहुत आ रही थी, तो S-400 मिसाइल हमने रशिया से लिया। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जनरल डायनेमिक्स। जनरल डायनेमिक्स का सीईओ कौन है? विवेक लाल, इंडियन। तो बिल्कुल आज की मैं बात कह रहा हूं। और आप ये देखिए, दुनिया के केवल 7-8 देशों ने कोविड वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की, ये हमने किया। चांद के अछूते कोने पर साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, ये तो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया। अब ये क्या है कि एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। पहली बात तो कि आप सब पुरानी बातें करते हैं, मॉडर्न नहीं करते। हम तो एकदम एब्सोल्यूट मॉडर्न की बात कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हम मॉडर्न और पुराने का किस ढंग से समन्वय कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण समझिए। आज सोलर एनर्जी में भारत यूटिलाइजेशन में दुनिया के टॉप मोस्ट देशों में से एक है। सोलर इंडस्ट्री पे चाइना का कब्जा है सबसे ज्यादा। मगर आज दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी से होता है। यानी घरों में बिजली सोलर से है, स्ट्रीट लाइट सोलर से है, सारे जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वो सब सोलर एनर्जी से हैं। वो गांव है गुजरात का मोढेरा, और उसी गांव में सूर्य देवता का एक मंदिर भी है। अब आप आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सोलर, पूरी तरह सोलर लाइट से सबसे लंबी सड़क वाला शहर कौन है, तो ये भारत का अयोध्या। यहाँ 10 किलोमीटर की स्ट्रिप टोटल सोलर लाइट्स है। मगर वहीं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है जिनमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य तिलक होता है। आर्किटेक्चरल कनेक्शन बनाया गया। ये है भारत, दोनों है, मगर हमें दोनों में डिनाई कर दिया जाता है। तुम्हारे पास इतिहास में भी कुछ नहीं था और मॉडर्न में तो तुम अनसाइंटिफिक हो। आप ये मानते हैं कि जितनी अभी आपने बातें कही हैं, एक ये जो अगर हम भारतीय की बात करें, भारतीयता मॉडर्न भी है, सनातन धर्म भी है, लेकिन एक भारतीय की जो विशेषता उसके व्यक्तिगत गुणों की है, अगर वो बात की जाए, जो कि वो रिश्तों की पहचान है, चाहे उनके चरित्र की हम बात करें, जो उनके व्यक्तित्व में ठहराव है, ये सब भी कितना इम्पोर्टेंट है। और युवाओं को इससे क्या सीखना चाहिए कि किस तरह से वो चरित्र निर्माण करें? देखिए, सबसे प्रमुख बात क्या है कि जो आपने बात कही सामाजिक दृष्टि से, इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि भारत और वेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में एक अंतर है। वेस्ट में समाज की मूल इकाई व्यक्ति है, इंडिविजुअल,
हमारे यहाँ समाज की बेसिक इकाई इंडिविजुअल नहीं है, फैमिली है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं होती, परिवार की पहचान होती है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह दो व्यक्तियों के बीच का नहीं होता है, दो परिवारों के बीच का होता है। अब आप कहेंगे ये परिवार की व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? सामाजिक दृष्टि से तो ज़रूरत है ही, आर्थिक दृष्टि से कितनी बड़ी ज़रूरत है वो मैं बताना चाहता हूँ। सामाजिक दृष्टि से आज आप देखिए वेस्ट में, जहाँ अमेरिका में अल्ट्रा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मोटर है, फिर क्यों गोली चला रहे हो भाई जाके किसी स्कूल में? वो अकेलापन किस लिए है कि परिवार नहीं है। अब परिवार एक और काम करता है, भारत में सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है, वैसे अब वो एक्सपेंडिंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है। पिछले 10-12-15 सालों में वेस्ट में टोटल स्पेंडिंग बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों? भारत में जो सेविंग होती है उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? गंभीरता समझना चाहिए। सेविंग के लिए मोटिवेट कौन करता? परिवार। इफ देयर इज नो फैमिली देयर इज नो मोटिवेशन फॉर सेविंग। तो जहां अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है वो कहेगा क्यों सेव करूं भाई, किसके लिए सेव करूं, खाओ पियो मौज करो, खत्म करो। क्या होता? धीरे धीरे आपकी पूरी इकोनॉमी क्रेडिट बेस्ड होती जाती है। सेविंग बेस्ड करेंगे तो पूरी इकोनॉमी सेविंग बेस्ड होती जाती है। तो जब कोई बड़ा अपहीवल आएगा जो सेंचुरीज में एक आध बार आता है, सेविंग बेस्ड इकोनॉमी उसको सस्टेन कर लेगी और क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो भारत की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि जो स्मार्टनेस का पैरामीटर है वो ये नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से टेस्ट करूंगा या टेस्ट करूंगी तब मैं तय करूंगी कि ये करना है कि नहीं। देखिए साहब, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। स्मार्ट वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों छोटे बच्चे, मान लीजिए 4-5 साल का एक बच्चा है, दोनों ऐसे ही जा रहे हैं चलते हुए और एक बहुत गर्म हॉट दूध का भगोना रखा हुआ है, कोई पॉट रखा हुआ है। दोनों की माँ ने कहा बेटा इसको छूना नहीं, जल जाओगे। एक बच्चे ने तो माँ की बात मान ली, उसने नहीं छुआ, चलता चला। दूसरे ने कहा मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं क्यों इनकी बात मानूं, मैं तो लॉजिकल हूँ। वो छुआ, फिर जला, फिर चिल्लाया, फिर उसकी माँ ने आके ऑइंटमेंट लगाया। अब वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, तब तक तो पहला वाला बच्चा बहुत आगे निकल गया। तो जो ये कहे कि मैं जब तक खुद नहीं अनुभव कर लूँगा मैं नहीं मानूंगा, ये बहुत विवेकपूर्ण बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास पीढ़ियों का अनुभव अवेलेबल है। जो आपके परिवार, आपके बुजुर्ग वो बताते हैं, वो तमाम चीज़ों में पीढ़ियों का अनुभव होता है। हाँ, ये ठीक है कि आपको लग सकता है कि लैपटॉप चलाने में और स्मार्टफोन चलाने में आप उनसे तेज़ हैं, मगर ज़िंदगी सिर्फ लैपटॉप और स्मार्टफोन पे नहीं है। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था, तब कार चलाने में स्मार्टनेस थी। आज कार चलाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ओला और उबर से 1 मिनट में ऐप से आप कार मंगा लीजिए। तो उसी प्रकार ये स्मार्टनेस क्या है? ये जीवन जीने की कला की स्मार्टनेस है जो आपको परंपरा से और बुजुर्गों से सीखने में मिलती है। मगर ये जो हमारे दिमाग में भरा गया कि नहीं साहब आपको अपना इंडिविजुअल देखना है, ये युवा पीढ़ी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि स्मार्ट बनिए तब जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो ज़िंदगी में आगे निकलेंगे। आप इतनी जो किताबों की बातें करते हैं, आपने इतना पढ़ा है, आप किताब के नाम छोड़ दीजिए, राइटर के नाम छोड़ दीजिए, आप किताब के कौन सा पेज है, कौन सा पैरा है, ये तक भी आपको याद है। तो इतनी मेमोरी आपकी शार्प है या आपने किसी पढ़ पढ़ के इनको शार्प किया है? नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो तब ध्यान याद रहता है। रह जैसे जाता जब है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो हमारे स्टूडेंट्स पूछते थे सर आपको ये चीज़ें इतनी याद कैसे रहती हैं? तो मैं कहता था भाई 5 साल या 10 साल पहले तुमने कोई फिल्म देखी, उसमें कोई गाना अच्छा लगा तो उसकी 2 लाइन आज भी याद है ना। क्यों याद होंगी 2 लाइन? क्योंकि अच्छा लगा था, ऐसा नहीं तुमने। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शायद 4 लाइनें भी याद हैं। क्यों? तुमने ऐसा नहीं कि रजिस्टर पे लिखा फिर उसको जैसे सब्जेक्ट को याद किया जाता है वैसे तुमने रटा कि एग्ज़ाम देना है ना, उसमें तुम्हारा मन लगा था। एक्चुअली में क्या है कि भगवान ने सबको बराबर की क्षमता दे रखी है। बस ये है कि आपका चित्त कहाँ लगा। वेस्ट इसको समझ नहीं पाया, वो सिर्फ बुद्धि तक है। हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो आपका जहाँ मन लगेगा वो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगी। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और जो उसके अच्छे काम हो रहे हैं वो भी सब लोग देख रहे हैं। आरएसएस का एक बहुत ही मेजर रोल है इसमें, लेकिन अभी ये सुनने में आता है कि आरएसएस अपनी पकड़ कमज़ोर करता जा रहा है और आई थिंक इंडिविजुअलिस्टिक जो पार्टी में है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, या फेस पॉलिटिक्स कहें तो वो ज़्यादा होने लगी है। देखिए, ऐसा है? संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध है वो इस प्रकार का है कि डे टू डे फंक्शनिंग में संघ कभी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप रोल नहीं प्ले करता।
वो संघ ऐसा है जैसे आप समझिए कि आप एक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने आपको नॉलेज दिया, आपको संस्कार दिए, अब उसके बाद आप अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसका उतना इम्पैक्ट है, व्यक्ति का निर्माण और मूल्य का निर्माण और संस्कारों का निर्माण। हमारे अधिकांश नेता संघ से, हमारे दोनों प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व में अटल जी, दोनों संघ के प्रचारक रहे हैं। तो कोई पकड़ और ढीला, ये जानते क्या सोच है? ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस में जो गांधी परिवार है और पार्टी, उसका जो रिलेशन है वो मास्टर एंड द सबऑर्डिनेट का है। हमारा और संघ परिवार का रिलेशन है वो मदर एंड द डिसाइपल का है, गुरु शिष्य वाला, दोनों में अंतर है। और अगर आपने चेहरे की बात कही तो इसे मैं मतलब एक शेर में कहना चाहूँगा कि जो संघ और भाजपा का संबंध है कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपके पास समय की कमी है इस वजह से, और अभी भी मन तो नहीं कर रहा है कि इस कॉन्वर्सेशन को रोका जाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इतने अच्छे से और इतनी ईजी वे में आपने चीज़ों को, इतनी जो जटिल मानी जाती हैं उन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमें एक बात बहुत ही स्पष्टता से समझ में आई, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर हमारे दिल के अंदर ही वास करते हैं। अगर हम किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करते हैं तो न सिर्फ हमें सफलता मिलती है, बल्कि शांति, ठहराव और आत्मविश्वास भी मिलता है। शायद यही खूबसूरती और ताकत है हमारी भारतीय संस्कृति की। हम भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।